थी। वो भूल गए थे कि उन्हें मेरा ताकुब करना है, लेकिन उन्हें इस बात का होश जरूर था कि मुझे अपना पीछा ना कर बैठे, और उसके लिए उनके पास फौरी तौर पर रफ्तार के सिवा और कोई तरीका नहीं था। इस वीरान सड़क पर जिससे कोई जैली सड़क भी नहीं निकलती थी, किसी को ताकुब से झिटकना करीब करीब नामुमकिन था। अगली कार की बढ़ती हुई रफ्तार के साथ मैं भी रफ्तार में इजाफा कर रहा था, लेकिन मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि दरमियानी फासला एक मखसूस हद से कम न होने पाए। गोटे हिल की इस वीरान सड़क पर आगे पीछे दौड़ती हुई दो कारें तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ने के दर पे थी। अगली कार की तेज रफ्तारी मुझे तशवीश में मुबतला कर रही थी, इसलिए कि मुझे मालूम था कि आगे रास्ता बंद है। फिर वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। सड़क के इख्तिताम पर पुलिस की दो मोबाइल गाड़ियों ने सड़क पर फिर चेक खड़े होकर रास्ता बंद कर रखा था। पुलिस वालों ने कार को हाथ देकर रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुके। रुकने की बजाय उन्होंने कार को सड़क से नीचे उतार कर मोबाइलों के बराबर से निकाल ले जाने की कोशिश की, लेकिन इतनी तेज रफ्तारी पर उनकी ये कोशिश निहायत खराब थी। नतीजा ये हुआ कि कार उलट गई। मैंने अपनी आंखों से उसे कलाबाजियां खाते देखा और फिर एक तनावर दरख्त से टकराकर उसमें आग भड़क उठी। मैं अपनी कार की रफ्तार पहले ही कम कर चुका था। मैंने मोबाइलों के नजदीक कार रोक दी और कार से उतरकर मुतासवाना अंदाज में धड़ाधड़ जलती हुई कार को देखने लगा, जो कुछ फासले पर उल्टी हुई जल रही थी। अचानक पुलिस वाले और इंस्पेक्टर मेरे करीब आ गए थे। आप अपने कागजात दिखाना पसंद करेंगे जनाब? इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, मगर उसने ख्याल रखा था कि उसका लहजा गुस्ताखाना ना होने पाए। मैंने उसे गहरी नजरों से देखा। तुम्हें जो अहकामात दिए गए थे उनमें ये हिदायत भी शामिल थी? मैंने सवालिया लहजे में कहा। लबे बार के लिए वो गड़बड़ा गया, लेकिन फौरन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ फैसले में खुद भी करने पड़ते हैं। कार में कितने आदमी थे? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, 4। इंस्पेक्टर ने जल्दी से कहा। फिर मुझे घूरने लगा। मैंने तुमसे कागजात निकालने को कहा था। मुझे इस बात का अफसोस है कि उनमें से एक भी जिंदा न बच सका। ये लोग टेरेस महल से मेरा ताकुम कर रहे थे। अब ये भी मालूम नहीं हो सकेगा कि ये कौन थे। टेरेस महल के हवाले पर इंस्पेक्टर की अकल ठिकाने आ गई और उसने मेरी शनाख्त तलब करने का ख्याल तरक कर दिया। हम क्या कर सकते थे जनाब? इंस्पेक्टर ने बेचैनी से हाथ मलते हुए कहा। हमने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, हमें क्या मालूम था? मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा इंस्पेक्टर, मैंने बारो बंदाने का। तुमने अपना काम उम्दगी से किया, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। शुक्रिया जनाब। वैसे उन लोगों की शिनाख्त कोई मसला नहीं है। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स की एक झलक देखी थी। मुझे शुबा है कि वो एडगर है। क्या? मैं चौंक पड़ा। ये कार एडगर चला रहा था? नहीं जनाब, एडगर का दस्ते रास मॉडर्न, लेकिन मैं वसूख से नहीं कह सकता। मुमकिन है मुझे गलतफहमी हुई हो। नहीं, तुम्हें गलतफहमी नहीं हुई, मैंने तेजी से कहा। मालूम करो कि इस वक्त एडगर कहाँ है। इंस्पेक्टर मोबाइल की तरफ बढ़ गया। मैं उलझन में फंस गया। आखिर एडगर को बुश से और मेरे साथियों से क्या दुश्मनी हो गई थी? मैं तो उसे ठीक से वाकिफ भी नहीं था, बस सरसरी तौर पर उसका नाम सुना था। थोड़ी देर कबल उसने बुढ़ पर हमला किया था। बुढ़ की जिंदगी थी कि वो बच निकला, और अब उस वाक़े की थोड़ी देर बाद एडगर के आदमी मेरा ताकुम कर रहे थे। आखिर क्यों? मैंने मालूम कर लिया है जनाब। इंस्पेक्टर ने मेरे ख्यालात का सिलसिला बरम बरम करते हुए कहा। वो अपने ऑफिस में मौजूद है। ऑफिस में? मैंने हैरत से कहा, गया यहाँ गुंडे बदमाशों के ऑफिस भी होते हैं? मालूम होता है आप उसे बुरी तरह वाकिफ नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, एडगर एक ऐसा बदमाश है जो अपने पीछे खुला सबूत नहीं छोड़ता। सबूत के बगैर उस पर हाथ डालना मुमकिन नहीं है। उसका ऑफिस पैराडाइज बार में है। पैराडाइज बार उसकी अपनी मलकियत है। उस बार के अलावा वो शराब इंपोर्ट करके सप्लाई भी करता है। बस ठीक है इंस्पेक्टर, मैंने हाथ उठाकर कहा। वह समझ गया, मज़ीद तफसीलात बताने की जरूरत नहीं। क्या तुम मुझे पैराडाइज बार तक ले चलोगे? क्यों नहीं जनाब, इंस्पेक्टर ने खुश होकर कहा। लेकिन उससे कबर मुझे इस कार यहाँ के मामलात अपने मातहतों पर छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा, और हाँ, हथकड़ी का एक जोड़ा जरूर साथ ले लेना। तो क्या सिर्फ हम दोनों? इंस्पेक्टर ने एलिस से कहा। ये इतनी बड़ी पुलिस फोर्स किस लिए है जनाब? जब पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी उस वक्त पुलिस फोर्स भी तलब कर लेंगे। फिलहाल तो तुम मेरे साथ चलो। पैराडाइज बार रवायती किस्म का एक बार साबित हुआ। इंस्पेक्टर सैमुअल के साथ में सीधा बार टेंडर की तरफ बढ़ गया। इस किस्म के मुकामात पर पुलिस की आमद से भागदड़ मच जाया कर दी है। वहाँ भी यही हुआ। बमर्दी इंस्पेक्टर को देखकर बार में बैतों के गिर्द बैठे हुए शराबी इस तरह में मुतला हो गए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि बार टेंडर मुतमईन नजर आ रहा था। आपने बहुत देर कर दी जनाब, उसने इंस्पेक्टर से कहा। बाज बहुत देर से आपके मुंतजिर हैं। बारटेंडर की बात सुनकर मैं हैरान हुआ, लेकिन मैंने सोचा मुमकिन है इंस्पेक्टर ने एडगर को यहाँ रोके रखने के लिए उसे अपनी आमद की तरह भिजवा दी हो, इसलिए मैं खामोश हो गया। इंस्पेक्टर ने भी कोई सवाल नहीं किया था। मैं और इंस्पेक्टर उस बगली कमरे की तरफ बढ़े जिसका दरवाजा खुला हुआ था। तुम लोगों की कारकर्दगी बहुत खराब है इंस्पेक्टर। एडगर की ऑफिस में दाखिल होते ही हमें ये जुमला सुनना पड़ा। कहने वाला एडगर ही हो सकता था।
मैं उसे पहचानता नहीं था, लेकिन शायद वो मुझसे वाकिफ था, इसलिए कि इंस्पेक्टर से ये जुमला कहने के बाद उसने मेरी तरफ देखा था और मैंने महसूस किया कि मुझे देखकर वो अजीब किस्म की बेचैनी में मुब्तला हो गया है। मैंने दानिस्ता तौर पर उससे नजरें हटाई और ऑफिस का जायजा लेने लगा। उसका ऑफिस अजीब ही मंदिर पेश कर रहा था, जहाँ उसके अलावा चंद अफराद और भी मौजूद थे। 2 फर्श पर बंधे पड़े थे, एक कुर्सी पर बैठा था मगर उसके हाथ भी पुष्प पर बंधे हुए थे। एडगर खड़ा हुआ था, हमारी आमद से कबल वो गालवन टहल रहा था। इसके अलावा 2 अफराद और भी थे जिनके हाथों में रिवॉल्वर नजर आ रहे थे। ये सब कुछ बेरी तमीज से बालातार है, हमें और मामलात भी देखने होते हैं। इंस्पेक्टर ने जल्दबाजी से कहा, मामला क्या है? मैंने दर्द लहजे में एडगर से पूछा। मैं मुकामी थाने को फोन पर तफसीलात बता चुका हूँ, एडगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। फोन पर सुनी हुई तफसीलात की रोशनी में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, मैंने कहा। मेरा लहजा बदस्तूर नरम था। मामला कुछ कुछ बेदिदमी में आना शुरू हो गया था। ये शख्स जिसका नाम फर्नांडिस है, एडगर ने उस शख्स की तरफ इशारा किया जो कुर्सी पर बैठा हुआ था और जिसके हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। ये शराब के एक मुकामी डीलर है। ये शख्स 1.5 घंटा कबल यहाँ आया और इसने मुझे धमकियां दी। इसके साथ 2 मुसल्ला अफराद थे। मेरे आदमियों ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों पर काबू पाया और फिर मैंने कोई 1 घंटा कबल इलाके के थाने को फोन पर मुतला किया। फिर तुम लोग इतनी देर बाद यहाँ पहुंचे हो। बैसत नाटे में आ गया। सूरत पूरी तरह मुझ पर वादे हो गई थी। बुढ़ के बच जाने पर एडगर ने ये ड्रामा तरतीब दिया था, इसलिए कि जो वक्त वो बता रहा था उस वक्त बुढ़ पर हमला हुआ था। एडगर ने जाए वारदात पर अपनी अदम मौजूदगी साबित करने के लिए ये नाटक रचाया था और अब मुझे उसका तोड़ करना था। तुम क्या कहते हो? मैंने फर्नांडिस से कहा। मैं, एडगर और इंस्पेक्टर अभी तक खड़े हुए थे। एडगर ने हमसे बैठने तक को नहीं कहा था। मैं हमेशा एडगर से माल लेता हूँ, लेकिन इस बार इसने हमें जाली माल थमा दिया। बोतलों से मुकामी शराब बरामद हुई है। मैं उससे यही शिकायत करने आया था, लेकिन इसने हमारे साथ ये सलूक किया। फर्नांडिस का बयान सुनकर मैंने तफीमी अंदाज में सर हिलाया। ये सरासर बकवास है। एडगर ने स्टार्ट लिया ही था कि मैंने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। ये मामला सरकारी तफ्तीशी बराल में दाखिल हो चुका है, लिहाजा अब तुम सिर्फ उस वक्त बोलोगे जब तुमसे कुछ पूछा जाएगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरा ख्याल है अब यहाँ इन लोगों की कोई जरूरत नहीं रही। मैंने दोनों रिवाल्वर बरदारों की तरफ इशारा किया, लिहाजा इन्हें यहाँ से रुखसत कर दो। एडगर ने बर्राई हुई आवाज में उन लोगों से चले जाने को कहा और वो कमरे से बाहर चले गए। अब मेरा ख्याल अगर तुम अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ तो हम बात आगे बढ़ाएं। मैंने एडगर से कहा और मुंह खामोशी से बेज के हकम में अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उसके बैठने के बाद मैंने इंस्पेक्टर को भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी एक नशिस्त संभाल ली। मार्टिन की कार को हादसा पेश आ गया। मैंने एडगर की आंखों में देखते हुए कहा, कार में आग लग गई थी, वो अपने साथियों समेत हलाक हो चुका है। एडगर बुरी तरह चौंका था। हादसा कब और कहां पेश आया? उसने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, तुम्हें नहीं मालूम मार्टिन अपने साथियों समेत किस मुहिम पर था? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, नहीं। एडगर ने नफी में सारी लाया, वो मुझे बताकर नहीं गया था और पिछले 1.5 घंटे के दौरान तुम भी यहीं मौजूद रहे हो। हाँ, मैंने बाहर से बाहर कदम भी नहीं निकाला। फर्नांडिस से ही उलझा रहा। फिर मुझसे इस अंदाज में क्यों पूछगछ की जा रही है जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ? इन्हें बताओ कि मार्टिन को कहाँ हादसा पेश आ रहा है। मैंने जेब से ट्रांसमीटर निकालते हुए इंस्पेक्टर से कहा। वो एडगर को हादसे के बारे में बताने लगा और मैंने ट्रांसमीटर पर तहजीब से राब्ता कायम किया। तुम कहाँ लाए वो? मेरी आवाज सुनते ही उसने बेसब्री से कहा, हम तुम्हारी तरफ से बेहद फिक्रमंद हो चुके थे। जनरल टेरेस भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुनो तहजीब, जनरल टेरेस अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो उससे फौरन मेरी बात कराओ। तहजीब ने मेरे लहजे में कोई खास बात महसूस कर ली थी, इसलिए उसने बगैर कुछ कहे ट्रांसमीटर जनरल के हवाले कर दिया था। एडगर, इंस्पेक्टर और फर्नांडिस हैरत से मुझे देख रहे थे। क्या बात है ओल्ड बॉय? चाल लम्हे बाद ट्रांसमीटर पर जनरल की आवाज उभरी। मैं तुम्हारी स्कीम पर अमल कर रहा हूँ जनरल। मैं इस पैराडाइज बार में मौजूद हूँ। एडगर मेरे सामने बैठा हुए और मैं तुम्हारे उस ख्याल से मुत्तफिक हो चुका हूँ कि इससे पूछगछ करना बेकार है और मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वक्त जाया करने की बजाय इसे ठिकाने ही लगा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जनरल टेरेस गड़बड़ाकर इसके अलावा और कुछ ना कह सका। उस बेचारे को तो कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन एडगर उछलकर खड़ा हो गया था। दासिन खड़ा हुआ था, बल्कि उसने रिवाल्वर निकालकर मुझे कवर भी कर दिया था। तुमसे बात करने के बाद मैं कोशिश और करूंगा जनरल। मैंने एडगर की तरफ देखे बगैर कहा। मैं इस बात का कायल हूं कि आदमी को मौत के घाट उतारने से कबल एक मौका जरूर देना चाहिए। मुमकिन है वो राह रास्त पर आ ही जाए। तुम्हारी मर्जी, जनरल ने कहा। वैसे मेरा ख्याल यही है कि ऐसे लोग मौके से फायदा नहीं उठा सकते। फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा जनरल। थोड़ी देर बाद दोबारा तुमसे राब्ता करूंगा। मैंने सिलसिला मुनक़ते करके एडगर की तरफ देखा। ये क्या एडगर? मैंने मुतैराना अंदाज में कहा।
रिवॉल्वर जेब में रख लो, क्यों अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहे हो? मुझे अपनी जिंदगी की जमानत दरकार है, एडगर ने लरसी हुई आवाज में कहा। उसके लिए जो तरीकाकार तुमने मुंतखब किया है वो गलत है। बैन ने नरमी से कहा, जो जमानत तुम तलब कर रहे हो वो तो खुद तुम्हारे पास है। हम जो ताउन करोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ज़बान खोलने के बाद मैं और मुश्किल में फंस जाऊंगा। तुम क्या समझते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हमें सब मालूम है, मगर हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं। यानी सब कुछ जानने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा? एडगर ने बेयकीनी से कहा। बशर्ते कि तुम सब कुछ सच सच बता दो, मैंने कहा, और एडगर के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर की नाल झुक गई। फिर वो खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे मालूम है कि मार्टिन तुम्हारा ताकुम कर रहा था, एडगर ने बोझल आवाज में कहा, बल्कि उसे तुम्हारी निगरानी पर मैंने ही मामूर किया था। और बूढ़ को इन बातों की आदे की जरूरत नहीं, ये तो मुझे मालूम है। जो बातें मुझे नहीं मालूम वो बताओ। जो बातें तुम्हें नहीं मालूम वो मुझे भी नहीं मालूम, एडगर ने कहा। ज्यादा ये मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हारी मालूमात में कोई दावा कर सकूं। तुम मुझे वाकिफ हो? मैंने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, एडगर ने मखसूस सी आवाज में कहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मुझे तुम्हारे खिलाफ काम करना है। तुम शायद होश में नहीं हो। यह कैसे मुमकिन है कि तुम जिसके खिलाफ काम कर रहे हो उससे ही वाकिफ न हो? ये हकीकत है। तो झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है, एडगर ने कहा। उसके लहजे से सच्चाई झलक रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान देता हूँ, लेकिन ये सब कुछ किस तरह हुआ? एडगर ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। उसके अंदाज में जो झिझक थी उससे साफ जाहिर था वो इंस्पेक्टर से खौफजदा है। जो कुछ भी तुम कहोगे उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मैंने तसल्ली दी। लिहाजा जो कुछ भी कहना है खुल के कहो। मैं हमेशा पुलिस से बचकर काम करता हूँ, एडगर ने कहा। आपको तो अंदाजा होगा इस किस्म के कामों में शराफत से काम नहीं चलता। कभी कभी कोई जरूरतमंद आ जाता है तो मैं उसका काम भी कर देता हूँ, बशर्ते के मुआवजा माकूल मिले। मैंने टुकड़ा लगाया। इस मामले में मेरा एक म्यार है, मैं कभी दब कर बात नहीं करता। मुआवजा मर्दी का ना हो तो मैं किसी के काम में हाथ नहीं डालता, और इस मामले में तो मुआवजा भी तुम्हें तवक्को से कहीं बढ़कर मिला होगा। ये हकीकत है, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं कि उन हंगामों की पुष्ट पर कौन है। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। तुम्हें मुआवजा किसके जरिए मिला था? फर्नांडिस के जरिए, एडगर ने कहा, और मैंने चौंक कर फर्नांडिस की तरफ देखा जो बेगी बिल्ली बना हुआ था। इस एतबार से तो ये तुम्हारा मोहसिन हुआ। मैंने कहा, फिर तुमने इसे बांध क्यों रखा है? ये तो महज एक नाटक है, और इसलिए कि जो झूठ हम बोल रहे थे उसमें हकीकत का रंग भरा जा सके। ये आइडिया फर्नांडिस ने ही पेश किया था ताकि जाए वारदात पर मेरी अदम मौजूदगी साबित की जाए। मैंने दोबारा फर्नांडिस की तरफ देखा। मेरा ख्याल है तुम भी मेरी कोई रहनुमाई नहीं कर सकोगे। आपका ख्याल दुरुस्त है जनाब। ज्यादातर हदायत मुझे फोन पर मिली है। सिर्फ रकम देने के लिए एक शख्स आया था, मगर उसने अपना चेहरा छुपा रखा था और नीम तारीकी में मुझसे मिला था, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वो कौन था। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम नहीं था कि हमें किन लोगों के खिलाफ काम करना होगा। अगर हमें शुबा भी हो जाता कि इतनी ऊंची सतह का मामला है तो उसमें हाथ डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये तुम्हें कब मालूम हुआ कि तुम्हें किन लोगों के खिलाफ काम करना है? मैंने फर्नांडिस को घूरते हुए कहा। अभी थोड़ी देर पहले एडगर ने मुझे बताया कि उसने बुर साहब को पहचान लिया था और उसके हाथ पांव फूल गए थे। ये मुझ पर नाराज हो रहा था कि मैंने ये मामला क्यों लिया, मगर जनाब मुझे ये कौन सा इल्म था कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसके हाथ खोल दो इंस्पेक्टर, अब ये लोग हमारे लिए काम करेंगे। हमें खुशी हुई जनाब, फर्नांडिस ने कहा। आप चाहते तो हमसे जबरदस्ती भी काम ले सकते थे, मगर आपने जिस दरगुजर का मुजाहरा किया है उसके बाद तो हम आपके गुलाम हो गए हैं। तुम नादानिस्ता तौर पर किसी के आलाकार बन गए थे, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कसूरवार भी नहीं समझता। मैंने कहा, बैरहैंडल के वार को उसी पर उलटने के बारे में सोच रहा था। तुम दोनों को मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। मैंने अपने ज़हन में एक मंसूबा तरतीब देते हुए कहा। हम हर तरह से तैयार हैं, एडगर ने कहा। बस जो भी उठो और मेरे साथ चलो, मैंने कहा, और हम चारों बार से बाहर आ गए। बाहर के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही मुझे सुर्ख रंग की वो कार नजर आ गई जो कुछ फासले पर खड़ी थी। कार स्टार्ट थी और उसकी पार्किंग लाइट्स जल रही थी। वो कार बड़ी तेजी से हरकत में आई थी और उसके साथ ही मेरी छटीज ने मुझे किसी नादीदा खतरे का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। कार आती और तूफान की तरह से नजदीक तर होती चली जा रही थी। उसकी हेडलाइट्स भी रोशन हो गई थी। रोशन हेडलाइट्स के हकम में कार के अंदर कुछ देखना मुश्किल था। ताम कार की खिड़की से झांकती हुई ब्रेन गन की नाल मुझे नजर आ गई। बचाओ, मैंने चीख कर अपने साथियों को होशियार करने के साथ खुद को फुटपाथ पर दाएं जाने में गिरा दिया और उसके साथ ही फिजा ब्रेन गन से जलने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मैंने चीखों की आवाजें भी सुनी थी, मगर यह तयन करना दुश्वार था कि गोलियां किस के लगी हैं। मैं बहरहाल महफूज रहा।